नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 26 जून। ठीक है, और 26 जून को आपको बता दें कि एसएससी CHSL टायर 2 का दोस्तों आपका एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का आपका समाप्त हो गया है। ये एग्जाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में था, एक ही शिफ्ट में था, बाकी और भी इसका एग्जाम नहीं है। बाकी सेकेंड शिफ्ट में आपका टाइपिंग वगैरह का एग्जाम है, तो वो आपका चलना है, तो वो आपका होगा। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस इंग्लिश से। तो जीके जीएस के जो सारे प्रश्न, जो लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्न मिल गए फ्रेंड्स। सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि एसएससी CHSL टायर का जो एग्जाम था वो दोस्तों आपका पैटर्न जो कि थोड़ा सा चेंज हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को भी देख लेना है कि किस प्रकार के प्रश्न जो कि पूछे गए थे। ठीक है, इसका जो PDF है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें कि भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों आपका HG कानिया। ठीक है, HG कानिया आपका ऑप्शन में होगा, नहीं तो हरिलाल J कानिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, जो कि नवंबर 2022 से आपका पदभार संभाले हुए हैं। ठीक है, इसे आपका क्या बोला जाता है, धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था ये भी। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको कितना बार बता चुके हैं कि आपका सिक्किम है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपको मालूम ही होगा कौन है, तो बता दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं बता पाते तो हम बताते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका काफ़ी ईजी पूछा गया था। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा सबसे कम ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ये आपका कौन पड़ जाता है, बिहार पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन स्टेट प्लस राज्यों में, ठीक है, स्टेट प्लस यूटी में अगर ओवरऑल आपको मिला के पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका लक्षद्वीप है। वहाँ पर मात्र 64,473 लोग ही निवास है जो कि करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा वाला आपको बता दिए उत्तर प्रदेश है, सबसे कम वाला सिक्किम ही है। सब उच्चतम लिंगानुपात के लिंगानुपात पूछ दिया जाए तो आपको केरल मारना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे कम आपका कहाँ मारना है, तो हरियाणा मारना है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ पर है, केरल में है। सबसे कम आपका बिहार में भी है। ठीक है, तो इन सबको याद कर लीजिएगा, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है एग्जामों में, जैसा कि कल आपका SSC फेज 11 का ही एग्जाम है। ठीक है, इसके अलावा CGL का है, CHSL का है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स, BC सुरेश। ठीक है, BC सुरेश किस खेल से संबंधित है जिन्हें कि हाल ही में 2022 में आपका ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, BC सुरेश के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कबड्डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कबड्डी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपका कोच हैं, तो इन्हें आपका ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। एक रमेश BC रमेश एक प्रमुख व्यक्ति थे जो कि आपका कबड्डी से संबंधित है, उनके ही भाई हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक से है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैल्शियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम यानी कि कैल्शियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है जिसे डिनोट किया जाता है C से किया जाता है। ठीक है, इसके संयोजी कोष में बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आपका है शुष्का छिपाक यानी कि जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको बता दें कि जीरोफ्थेल्मिया है तो दोस्तों आपका किस विटामिन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन A हो जाएगा। ठीक है, कई बार हमने आपको एनालिसिस में वीडियो में बताया है, प्रैक्टिस सेट में बताया है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग है जो कि होता है, तो उसमें ही आपका विटामिन A की कमी से आपका क्या था, तो आपका रतौंधी जिसे कि जीरोफ्थेल्मिया भी कहा जाता है, ये आपका होता है। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी के कारण देख लें तो क्या होता है, तो बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण। इसके अलावा विटामिन B2 की कमी के कारण क्या होता है, तो एंगुलर अस्टोमाइटिस होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता है, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। विटामिन B3 पूछ दिया जाए तो पेलाग्रा नामक रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। इसके अलावा विटामिन B5 के बारे में पूछ दिया जाए तो आपको बता दें पेरिस्टेसिया। ठीक है, पेरिस्टेसिया विटामिन B
आयु की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा और सबसे जो महत्वपूर्ण विटामिन है आपका विटामिन सी है। तो विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, तो ये दोस्तों आपका स्कर्वी होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा विटामिन डी की कमी के कारण देख लें तो आपका रिकेटस होता है, ठीक है, यानी कि सूखा रोग इसे भी कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन के की कमी के कारण आपका खून का जो रक्त होता है उसका थक्का जम जाता है, तो विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप है जो कि याद कर लीजिएगा। अगला है कि CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का पूछा गया था, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज गॉस, ठीक है। तो गॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी गॉस आपका दिया ही गया था, ठीक है। गॉस जिसे कि संक्षेप में CGS कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बी के माप की CGS इकाई है, जिसे चुंबकीय प्रवाह घनत्व या चुंबकीय प्रेरण के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो नाम है जर्मन गणितज्ञ भौतिक विज्ञान कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर रखा गया था। एक गॉस को एक मैक्सवेल प्रति वर्ग सेंटीमीटर के रूप में परिभाषित किया गया है। CGS प्रणाली को औपचारिक रूप से SI प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जैविक के लिए इकाई के रूप में टेस्ला टी का उपयोग है जो कि करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कथन से आया था दयानंद सरस्वती जी के बारे में। 3 कथन आपका दिया गया था जिसमें से सभी कथन था जो कि आपका सही था, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कथन क्या क्या दिया गया था ये हम लोग देख लेते हैं। पहला तो दिया गया था दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो कि मूल शंकर था, ये आपका दिया गया था। एक आपका दिया गया था आपका दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो जन्म स्थान की बात करेंगे तो आपका 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था। ऑप्शन में गुजरात स्टेटमेंट में गुजरात दिया गया था, तो ये भी कथन आपका सही था, ठीक है। इसके अलावा दिया गया था आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ये भी कथन आपका सही था। तो सूरत तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने ही किया था, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपना कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पर, तो राजस्थान में इनका मृत्यु हुआ था अजमेर में। इसको भी आप याद रख लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला है आपका कि द्विसदनीय व्यवस्था है जो कि किस देश से लिया गया है। तो द्विसदनीय व्यवस्था की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि द्विसदनीय जो व्यवस्था है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन से भारतीय संविधान द्वारा उधार ली गई कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि संसदीय सरकार, ठीक है। इसके अलावा कानून का जो नियम होता है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेखन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको बता दें कि हमारे जो भारतीय संविधान में जो ज़्यादातर आपका जो प्रावधान है वो आपका ब्रिटेन के देश से ही संबंधित है, क्योंकि ब्रिटेन का हम लोग पहले क्या थे, गुलाम थे एक तरह से, ठीक है। तो उन्हीं का सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव है जो कि हमारे भारतीय संविधान में पड़ा है। तो द्विसदनीय व्यवस्था है जो कि आपका ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था करने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में आपका लोकसभा राज्यसभा है और राज्यों में बात करेंगे तो विधानसभा और आपका विधान परिषद है, ठीक है। तो इसी को आपका द्विसदनीय व्यवस्था है जो कि कहा जाता है, ठीक है। एक है आपका कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत है जो कि तलाक देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका आर्टिकल 142, ठीक है। आर्टिकल 142 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च जो न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जोड़ों को तलाक देने का अधिकार दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 142 हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका जो एग्जाम है आपका एक ही शिफ्ट में था, तो बस ऊपर देख ले रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट जो भी एग्जाम का आपका आएगा उसमें हम लोग डिटेल पूर्वक देखेंगे, ठीक है। अगला है आपका कि अकबर के शासन ने, अकबर से संबंधित भी आपका क्या आया था, कथन ही आया था, ठीक है। अकबर से संबंधित भी आपका कथन ही आया था। एक कथन आपका दिया गया था कि अकबर के शासन के लिए अकबर के शासन के लिए जो निर्णायक युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध था, बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक आपका था कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के काल में हुआ था, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो शायद आपका 2 कथन ही आया था, तो इसमें भी सभी कथन आपका सही था, ठीक है। बाकी तीसरा कथन है स्टूडेंट के द्वारा बताया नहीं गया है, क्योंकि स्टूडेंट का आपको मालूम होगा टाइपिंग का टेस्ट था 12:45 से उनका क्या था आपका एंट्री था। तो ज़्यादातर जो प्रश्नों का जो लैंग्वेज है वो नहीं बता पाए, फिर भी जितना बताएं उनके अनुसार हम लोग देखें तो अकबर का जो निर्णायक शासन के लिए जो निर्णायक युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध था, बिल्कुल सही है, जो कि आपको मालूम ही होगा कब हुआ था, 1556 में हुआ था अकबर और हुमायूं के बीच। और इसी वर्ष अकबर है जो कि आपका क्या बना था, मुगल सम्राट का शासक बना था, ठीक है। बना था जब अकबर का जो आयु था 13-14 वर्ष ही था। तो इसका जो नेतृत्व है बैरम खान कर रहा था। इसका संरक्षक की बात करें तो बैरम खान था, उसी ने युद्ध लड़ा था अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच, तो आपका
हेमू के बीच लड़ा था, हेमू हार गया था, ठीक है। अकबर जीत गया था, अकबर के नाम से युद्ध लड़ा गया था, हालांकि अकबर लड़ा नहीं था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 18 जून 1576 को आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अकबर के साथ ही हुआ था। और मेवाड़ के महाराणा थे प्रताप सिंह, ठीक है, उन्हीं के मध्य युद्ध हुआ था। तो ये भी आपका जो कथन था आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए अगला है कि 2020-22 की स्थिति के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कोयला भंडार है जो कि किस देश में है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि USA आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 249 बिलियन टन कोयला का भंडार है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आपका USA और चीन, ठीक है। USA चीन में थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चीन इसका राइट आंसर होगा या USA होगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से आपका USA अमेरिका ही राइट आंसर है, ठीक है। अगला है 4 आपका ऑप्शन 4 आपका दिया गया था, पर्वत का नाम दिया गया था। एक आपका K2 था, दूसरा आपका कंचनजंगा था, तीसरा आपका नंदा देवी था, चौथा आपका कामेट था, ठीक है। और इन्हीं का जो ऊंचाई है उसको मिलान करना था, ठीक है। तो हम सारे ऊंचाइयों को मिलान सही से लिख दिए हैं। K2 का जो ऊंचाई है आपका 8611 मीटर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, मिलान कर लीजिएगा। कंचनजंगा का ऊंचाई की बात करेंगे तो 8586 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा देवी की बात करेंगे तो 7816 मीटर है, ठीक है। कामेट की ऊंचाई की बात करेंगे तो 7756 मीटर है, ठीक है। तो नंदा देवी और कामेट की जो ऊंचाई है आपका 7000 प्लस है, और K2 और कंचनजंगा की ऊंचाई है जो कि आपका 8000 प्लस है। तो इसको मिलाने आप सही पूर्वक कर लीजिएगा, बताइएगा आपका कितने लोगों का ये राइट आंसर हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि आपका मालूम है CHL टाइप 2 का एग्जाम है, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, कुछ हार्ड कुछ लो पूछा ही जाएगा, ठीक है। अगला है कि पहला माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, बंधन बैंक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। बंधन बैंक की बात करेंगे तो भारत में पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी बन गई है, जो कि पूर्ण रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिचालन है, जो कि शुरू करेगा। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ है, कोलकाता में है। और इस बैंक के CEO कौन है, तो चंद्रशेखर घोष इस बैंक के CEO हैं। और बैंक की शुरुआत 2001 में नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के रूप में आपका क्या हुआ था, ठीक है। तो बंधन बैंक इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक आपका है कि वह उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट कौन सा है जो इसे RBI मुद्रित कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज शायद थोड़ा सा आपका और हो सकता है, जैसे एक इंग्लिश में भेजा गया था स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन का लैंग्वेज, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका RBI इशूड हाईएस्ट डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, डिनोमिनेशन, ठीक है। तो आपका 10,000 का नोट है जो कि RBI जो कि मुद्रित कर सकता है। 10,000 का नोट हम लोग के पहले परिचालन में था भी, जो कि आपका ये बंद हो गया था पूरी तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन में 10,000 होगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या था, अगर यही आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज था तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। अगला है कि CL BR I और NO3, ठीक है, ये 4 तत्व दिए गए थे, ठीक है। तो माइनस आयन में स्ट्रेंथ के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या था, सजाना था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है पहले आपका CR हो जाएगा, फिर BR हो जाएगा, फिर आयोडीन हो जाएगा, फिर NO3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन NO3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है। अगला था आपका, ये भी आपको मिलान करना था, रेनफॉल किससे मापा जाता है, सरफेस का तापमान किससे मापा जाता है। तो रेनफॉल है जो कि किससे मापा जाता है, रेनफॉल यानी कि बारिश को मापने के लिए रेन गॉज, ठीक है, रेन गॉज या वर्षा मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका रेनफॉल का मिलान हो जाएगा। सरफेस के तापमान का मापन की बात करेंगे तो तापमापी या थर्मामीटर वो युक्त होता है जो कि ताप या ताप की प्रवणता को मापने में काम आती है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर रेडियंट था एक आपका पायरोमीटर था, ये ऑप्शन में था, ठीक है। हम ये ऑप्शन में था तो ऑप्शन के अनुसार भी देख लेते स्टूडेंट भेजे हैं। तो ए पायरोमीटर इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज डिवाइस्ड फॉर नॉन कनेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। इसको मिलान कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मालूम नहीं चल पाया है। एक आपका सेक्सटेंट थर्मामीटर के बारे में भी था, तो आपको बता दें कि द सेक्सटेंट वाज डिजाइन टू फाइंड द लॉन्गिट्यूड बाय द मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड नियर बाई स्टार, ठीक है। सेक्सटेंट को चंद्रमा और पास के तारे के बीच कोणीय दूरी को मापकर देशांतर खोजने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मिला था, 2 आपका ऑप्शन मिला था, ठीक है। तो हमने डिस्कस आपके साथ कर दिया, बाकी आप लोग तो हैं ही, कॉमेंट सेक्शन में बता ही दीजिएगा। अगला है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2023 में की रिसर्च के अनुसार रेडिएशन है जो कि कौन से स्टेट में जाता है, ठीक है। ऑप्शन में शायद राजस्थान, MP, केरला और दिल्ली दिया गया था, ठीक है। देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर है हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अनुसार कौन सा स्टेट में रेडिएशन जाता है ये नहीं मिल पाया है। लेकिन कौन से स्टेट में रेडिएशन आपका ज़्यादा है ओवरऑल, तो ये आपका दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में आपका रेडिएशन जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अनुसार है या नहीं है, ये क्वेश्चन का ये आपका पता अभी तक नहीं चल पाया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर भी बता दीजिएगा। अगला है आपका पूछा गया था
जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अष्टमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि अष्टमंडल का अध्ययन है जो कि किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी आपका इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ठोस भाग अर्थात स्थलमंडल का है जो कि अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके आज के एसएससी CHSL टायर 2 के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि ओवरऑल आपका ठीक ठाक ही पूछा गया था, ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा लो, एकदम लो मीडियम लेवल का ही पूछा गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर किए होंगे। बाकी कितना किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन होंगे, बस 2-3 ही क्वेश्चन छूट गए, बाकी 17 से 18 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है और 20 क्वेश्चन शायद पूछे ही गए थे, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।